हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग DSSB TGT सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे और आज का ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 14 है। इससे पहले के वीडियोस में भी हमने DSSB TGT सोशल साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले के वीडियो में हमने 45 तक के क्वेश्चंस को ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग बाद के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, गुरु शिखर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और यह चोटी राजस्थान राज्य के सिरोही जिले में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हेमावती। कावेरी नदी की सहायक नदी हेमवती है और कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 48, भोर घाट भारत में एक पहाड़ी मार्ग है जो डैश को जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मुंबई से पुणे को। भोर घाट भारत में एक पहाड़ी मार्ग है जो मुंबई से पुणे को जोड़ता है। थाल घाट मुंबई को नासिक से तथा पाल घाट तमिलनाडु के कोयटम्बूर को केरल से जोड़ता है तथा यह सभी घाट सह्याद्री पहाड़ी में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 49, काली मृदा की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं सही है। पहला है, इन मृदाओं में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। दूसरा, सूखने पर इनमें चौड़ी दरारें पड़ जाती हैं। और तीसरा, इन मृदाओं की बनावट चिकनी होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, ये तीनों ही सही है काली मृदा के बारे में। फिर क्वेश्चन नंबर 50, जननांगीय संक्रमण का कौन सा चरण निम्न जन्म दर और मृत्यु दर और धीमी जनसंख्या वृद्धि को निरूपित करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, चरण 4। जननांगीय संक्रमण सिद्धांत के चौथे चरण में निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर तथा धीमी जनसंख्या वृद्धि का निरूपण होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु कर्म उद्योग है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम। भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है और देश में एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 52, अहमदाबाद वडोदरा औद्योगिक क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, यह देश का तीसरा सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। दूसरा कथन है, सूरत रेशम टेक्सटाइल और हीरे की कटिंग के लिए जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पहला और दूसरा ये दोनों ही कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 53, झूम खेती विधि भारत के किस हिस्से के साथ जुड़ी हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर पूर्व। झूम खेती विधि भारत में उत्तर पूर्व राज्यों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड इत्यादि राज्यों से जुड़ी हुई है और भारत में झूम खेती को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया, आंध्र प्रदेश में पोडू अथवा पेंडा, ओडिशा में पामाडाबी या कोमान या बिरोंगो, पश्चिम घाट में कुमारी, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टेरे, हिमालयन क्षेत्र में खिल तथा झारखंड में कुरवा। फिर क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की एक फसल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, मक्का। निम्नलिखित ऑप्शन में जो मक्का है वो रबी की फसल नहीं है क्योंकि मक्का खरीफ की फसल है। फिर क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित भौगोलिक परिस्थितियों में से कौन सी है जो चाय की खेती के लिए आवश्यक है। पहला, चाय का पौधा उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जलवायु में अच्छी तरह से बढ़ता है। दूसरा, इसे एक सुपवहित उपजाऊ मृदा जिसमें धारण तथा कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में होते हैं की आवश्यकता होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी पहला और दूसरा ये दोनों ही कथन चाय की खेती के लिए आवश्यक है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत। दक्षिण एशियाई देश भारत में सबसे बड़ा दूरसंचार नेटवर्क है। फिर क्वेश्चन नंबर 57,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है? पहला कोझिकोड हवाई अड्डा कालीकट और दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, यानी कोझिकोड हवाई अड्डा कालीकट और सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा अहमदाबाद, ये दोनों ही भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2004 की सुमात्रा सुनामी से प्रभावित नहीं हुआ था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी अफगानिस्तान। श्रीलंका, थाईलैंड और भारत, ये तीनों ही देश 2004 की सुमात्रा सुनामी से प्रभावित हुए थे, जबकि अफगानिस्तान पे इस सुनामी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा था। फिर क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी मानव प्रेरित आपदा है? पहला परमाणु युद्ध और दूसरा त्वरित मृदा अपरदन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। मानव प्रेरित आपदा में परमाणु युद्ध एवं त्वरित मृदा अपरदन दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 60, सामान्य अर्थ के अनुसार आपदा जोखिम को के रूप में भी परिभाषित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी जोखिम भेद्यता, यानी सामान्य अर्थ के अनुसार आपदा जोखिम को जोखिम भेद्यता के रूप में भी परिभाषित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, आपदा न्यूनीकरण और प्रबंधन के आपदा के बाद के चरण में 3R चरण शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी रिलीफ, रिकवरी और रिहेबिलिटेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 62, न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार द्वारा डैश की जाती है? पहला बुआई के मौसम की शुरुआत में और दूसरा कटाई के मौसम के अंत में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा भारत सरकार द्वारा बुआई के मौसम की शुरुआत में की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 63, पश्चिम बंगाल में से एक परिचालन विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ मुख्यालय है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी फाल्टा। SEZ एक देश के भीतर एक एन्क्लेव है जो आमतौर पर शुल्क मुक्त होता है और इसमें मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने और रोजगार पैदा करने के लिए विभिन्न व्यवसाय और वाणिज्यिक कानून होते हैं। और पश्चिम बंगाल में जो फाल्टा है वो एक विशेष परिचालन आर्थिक क्षेत्र का मुख्यालय है। फिर क्वेश्चन नंबर 64, अविकसित देशों की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? पहला पूंजी निर्माण की निम्न दर और दूसरा श्रम का कम उपयोग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, यानी ये दोनों ही विशेषता अविकसित देशों के संदर्भ में सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, आर्थिक विकास के संरचनावादी दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है आर्थिक विकास एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में श्रम की आवाजाही के कारण होता है और दूसरा अर्थव्यवस्था की संरचना में बदलाव के महत्व पर बल देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी केवल जो दूसरा कथन है वो संरचनावादी दृष्टिकोण के संदर्भ में सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 66, एक अर्थव्यवस्था की द्वितीय क्षेत्र डैश को भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी औद्योगिक क्षेत्र को। एक अर्थव्यवस्था की द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, स्थिर ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को रात भर के लिए तरलता प्रदान करता है, उसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी रेपो रेट। यह वह स्थिर ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को रात भर के लिए तरलता प्रदान करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा बाजार का साधन है? पहला ट्रेजरी बिल और दूसरा प्रमाण पत्र जमा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी बोथ 1 और 2 दोनों, यानी ट्रेजरी बिल और प्रमाण पत्र जमा ये दोनों ही मुद्रा बाजार के साधन हैं। और मुद्रा बाजार एक ऐसा वित्तीय बाजार होता है जहां पर एक वर्ष या उससे भी कम की तरलता वाली अल्पकालीन वित्तीय परिसंपत्तियों का स्टॉक एक्सचेंजों पर कारोबार किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, जब भी RBI क्रेडिट के विस्तार पर रोक लगाना चाहता है तो वह नगद आरक्षित अनुपात डैश कर देता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी ज़्यादा कर देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 70, भारत में बैंक जमा के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी
रेकरिंग डिपॉजिट की अवधि 7 दिन से लेकर 12 महीने तक कुछ भी हो सकती है, यह कथन सही नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 134। फिर क्वेश्चन नंबर 72, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूचियों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन निर्धारित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 7वीं अनुसूची। भारत का संविधान अपने स्वरूप में संघीय है तथा समस्त शक्तियां अनुसूची 7 के तहत विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय केंद्र एवं राज्यों के मध्य विभाजित है। फिर क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से कौन शक्तियों के विभाजन के संदर्भ में संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से एक नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, सामान्य सूची। फिर क्वेश्चन नंबर 74, भारत में राज्य स्तर पर सरकार का संस्था प्रमुख डैश होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, राज्यपाल। भारत में राज्यपाल राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है और राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, लोकतंत्र में लोगों की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए डैश सबसे महत्वपूर्ण साधन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, चुनाव। लोकतंत्र में लोगों की आकांक्षाओं को साकार करने के लिए चुनाव सबसे महत्वपूर्ण साधन है। फिर क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो लोकसभा के चुनाव के उद्देश्य से विभाजित होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी चुनाव क्षेत्र। अपने देश में हम क्षेत्र विशेष पर आधारित प्रतिनिधि की प्रणाली से काम करते हैं और चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है और उन क्षेत्रों को चुनाव क्षेत्र कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से कौन से आधार हैं जिनके आधार पर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता को अयोग्य ठहराया जा सकता है? पहला, गैर निवास के आधार पर, दूसरा, विकृत दिमाग वाला व्यक्ति और तीसरा, 21 वर्ष से कम आयु। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी केवल पहला और दूसरा कथन जो है वो सही है। इन दोनों आधार पर किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता को अयोग्य ठहराया जा सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी भारत में राज्य की पार्टी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी भारत की राज्य पार्टी नहीं है बल्कि यह एक राष्ट्रीय पार्टी है। फिर क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 85। फिर क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जिला परिषद के संदर्भ में सही है? पहला, जिला परिषद में टेरिटोरियल निर्वाचन क्षेत्रों में सीधे चुने गए निर्वाचन सदस्य शामिल होते हैं। दूसरा, इसमें जिले के सभी क्षेत्र पंचायतों के विधायक भी शामिल है। और तीसरा, इसका प्रारंभिक कार्य ग्राम पंचायतों की गतिविधियों की निगरानी करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस वर्ष में आज़ादी की घोषणा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनी निर्माण किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 1776। 1776 में आज़ादी की घोषणा ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कानूनी निर्माण किया और यह एक राजनीतिक दस्तावेज है जिसके आधार पर इंग्लैंड के 13 उत्तर अमेरिका उपनिवेशों ने 4 जुलाई 1776 ईस्वी को स्वयं को इंग्लैंड से स्वतंत्र घोषित कर लिया। फिर क्वेश्चन नंबर 82, जॉन लॉक द्वारा लिखित निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक शास्त्रीय उदारवादी विचारों की एक महत्वपूर्ण स्रोत पुस्तक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सेकेंड ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट। जॉन लॉक द्वारा लिखित पुस्तक सेकेंड ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट पुस्तक शास्त्रीय उदारवादी विचारों की एक महत्वपूर्ण शोध पुस्तक है और यह राजनीतिक दर्शन का एक कार्य है जिसे 1689 में जॉन लॉक द्वारा गुमनाम रूप से प्रकाशित किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से किस प्रकार का लोकतंत्र विशेष रूप से वैश्वीकरण के विचार से जुड़ा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, महानगरीय लोकतंत्र।
महानगरीय लोकतंत्र का विचार विशेष रूप से वैश्वीकरण के विचार से जुड़ा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर 84, बोलीविया में पानी के निजीकरण के विरोध का नेतृत्व डैश ने किया था। पहला फेडेकोर संगठन और दूसरा राजनीतिक दल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी केवल 1। बोलीविया के जल युद्ध का नेतृत्व फेडिकोर नामक संगठन ने किया था और इस संगठन के सदस्य इंजीनियर तथा पर्यावरणविदों के साथ स्थानीय पेशेवर थे। इस संगठन को सिंचाई पर निर्भर किसानों, कारखानों के श्रमिकों, मध्यम वर्ग के छात्रों यूनियन व बेघर सड़क के बच्चों की बढ़ती आबादी का समर्थन प्राप्त था और बोलीविया का जल युद्ध कोचाम्बम्बा में हुआ था, जिसे कोचबम्बा का जल युद्ध भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, 1959 के लोकतंत्र के नेपाल के शाही संविधान के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी। राजा को सेना तथा विदेशी मामलों पर कोई नियंत्रण नहीं दिया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची डैश से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी भाषा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है और इस अनुसूची में भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, जैसा कि भारत के संविधान द्वारा सलाह दी गई है, 2 संसदीय सत्रों के बीच का अंतर डैश ये अधिक नहीं होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 6 महीने। संसद के प्रत्येक सदन को राष्ट्रपति समय समय पर समन जारी करता है, लेकिन संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 88, भारतीय संविधान का डैश कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के बारे में बात करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी आर्टिकल 108 यानी अनुच्छेद 108। फिर क्वेश्चन नंबर 89, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय डैश पर प्रभावित होते हैं। पहला भारत की समेकित निधि और दूसरा भारत की आकस्मिक निधि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1 यानी भारत के नियंत्रक और महालेख परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय भारत की समेकित निधि पर प्रभावित होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 90, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 73। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था और इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया खंड 9 सम्मिलित किया और इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा था। तो आज के इस वीडियो में हमने DSSB TGT सोशल साइंस के एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है और अगर आप DSSB TGT सोशल साइंस के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।